नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 29 जुलाई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ है, वो वही बात चल रही है अभी। यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन अभी इंडिया के विजिट पर आए हुए हैं। ठीक है, विजिट कंप्लीट हो गई उनकी, तो उन्होंने जो बातचीत की है उससे संबंधित है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी और उधर से अमेरिका की तरफ से ब्लिंकन। उनके स्टेटमेंट्स को हम यहाँ से जानेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम जो बात करेंगे वो है आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पे, जिसमें हम देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीजियस और कम्युनिटी लीडर्स से अभी बातचीत कर रहे हैं कि वो लोगों के अंदर वैक्सीन को लेकर के जो हेजिटेंसी है उसको ख़त्म करें। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में फ्लैश फ्लड के चलते 9 जनों की डेथ हो गई, 7 जने अभी भी लापता हैं। ठीक है, अब इसमें एक दो पॉइंट्स हैं वो देखेंगे। साथ में इधर एस जयशंकर जी और वो जो यूएसए के स्टेट सेक्रेटरी हैं ब्लिंकन, उनके बीच में जो बातचीत हुई उसमें फ्रीडम राइट्स इनकी बातचीत हुई। तो हमारी तरफ से क्या स्टेटमेंट रिलीज़ हुए वो भी जानेंगे। दूसरा, यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो रूल्स आए हैं अभी 2021 के, उसको लेकर के ट्विटर के ऊपर आपको पता ही है कि जो 79 सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 जिसमें सेफ हार्बर का प्रोविज़न है, उन प्रोविजंस के बेसिस पे जो ट्विटर है उसको अभी एक्सक्लूड करने का पूरा स्कोप बन गया है। तो वो पहुंच गया कहाँ पे? ट्विटर हाई कोर्ट दिल्ली। और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आपकी जो भी एफिडेविट्स हैं वो अभी इतने एनफ नहीं है कि आपको एंटरटेन किया जाए, आप कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस लेकर के आइए। जानेंगे एक दो पॉइंट्स हैं उनको। इसके अलावा फिर आगे आप देखोगे राफेल का इंडक्शन हुआ है सेकंड स्क्वाड्रन में, कहाँ पे हुआ है वो जानेंगे। इसके आगे एक्सप्लेन पेज पे सिर्फ एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे, वो है प्री पैक जो एमएसएमईज के लिए लाने की बात की जा रही है। ठीक है, इंसॉल्वेंसी केसेस को कैसे सेटल किया जाए। तो बिल देखो जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में अमेंडमेंट के लिए इंट्रोड्यूस किया जा चुका है लोकसभा में, और ऑर्डिनेंस ऑलरेडी अप्रैल से लागू है। ठीक है, तो क्या प्रोविजंस है वो हमने देखो इकोनॉमी पेज पे देख लिया था, एक रिवीजन मात्र है। कुछ और दो तीन चीज़ें और देख लेंगे नई। इकोनॉमी पेज पे हम एक तो बात करेंगे डिस्ट्रेस्ड बैंक्स को किस तरीके से एक नया प्रोविज़न प्रोवाइड किया जा रहा है कि जो लोग बैंकों में पैसा डिपॉजिट करते हैं, अपनी हार्ड अर्न मनी को, पैसे को रिजर्व करते हैं, सेव करते हैं, और वो बैंक अगर बर्बाद हो गए, बैंक अगर डिस्ट्रेस में आ गए, तो कैसे उन लोगों की, जिन लोगों ने पैसे जमा कराए, उनकी सिक्योरिटी आप इंश्योर करोगे। तो उसके लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम चलती है, और डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के तहत अगर कोई बैंक अगर डिस्ट्रेस में आ गया या फिर एकदम से अपने जो डिपॉजिट कराए हुए पैसे हैं वो डिपॉजिटर्स को रिटर्न करने में कैपेबल नहीं है, तो उस केस में वो डिपॉजिट इंश्योरेंस वाला जो प्रोविज़न है वो काम करेगा, और 90 दिन के अंदर अंदर अप्रूवल मिल जाएगा उन डिपॉजिटर्स को पैसा निकलवाने के लिए। जानेंगे मुद्दे को पूरा डिटेल में। इधर आप देखोगे ब्लैंक चेक कंपनीज क्या होती हैं, उनके लिए क्या बातचीत चल रही है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ हम देखेंगे कि इधर देखिए आप, आरबीआई ने अभी अलाउ कर दिया है जो भी मोबाइल वॉलेट्स हैं, कार्ड नेटवर्क हैं, या फिर वाइट लेबल एटीएम है, बोला इनको भी अब हम सीधा जो एक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है सीपीएस, जिसको बोला सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सिस्टम, बोला उसके ऊपर भी हम इसको रजिस्टर कर लेंगे। तो इसके क्या फ़ायदे होंगे और क्या ये प्रोविज़न है जानेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिनको हम डिटेल में देखेंगे। बाकी जो है एक बार नज़र और डाल देंगे पूरे न्यूज़पेपर पे। ठीक है, देखते हैं। शुरुआत वही कि अफ़गानिस्तान को मलाइन इन्फ्लुएंसेस से बचाने की ज़रूरत है। मलाइन का मतलब कोई भी करप्ट प्रैक्टिस करने वाला वहाँ पर रूल ना करे। सीधा इंडिकेशन किस पे है? तालिबान पे। ठीक है, और इंडिया और पाकिस्तान पे भी, क्योंकि तालिबान अगर रूल करेगा तो पाकिस्तान का रूल ऑटोमेटिकली हो ही गया। तो एंटनी ब्लिंकन ने भी अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिए हैं कि हाँ वाकई में बहुत ज़्यादा डीपली ट्रबलिंग ये कंडीशन अभी क्रिएट हो रही है, जिसमें अभी तालिबान जिस तरीके से अपनी एग्रेशन दिखा रहा है और वहाँ पर निर्दोष लोगों की जानें ले रहा है, एक तरीके से ह्यूमन राइट्स वायलेशन। दूसरा, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी तरफ से सीधा स्टेटमेंट दिया है कि अफ़गानिस्तान को हम एक इंडिपेंडेंट, सोवरन, डेमोक्रेटिक और स्टेबल अफ़गानिस्तान बना करके छोड़ें, तब तो है एक दमदार बात। डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो
दूसरी तरफ अगर तालिबान के इंटेंशंस को देखें तो तालिबान अब लगातार पकड़ बनाया जा रहा है और वहाँ पर वही कि जो एकदम एक्सट्रीमिज्म वाली जो एथोज हैं उनको अप्लाई करने की पूरी कोशिश करेगा, इस्लामिज्म के एक्सट्रीमिज्म को। दूसरी तरफ आप देखो, चाइना ने तालिबान के लीडर्स से अभी एंगेजमेंट करनी शुरू कर दी है और केवल एक ही चीज़ दिमाग लगा रहा है चाइना कि जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, ठीक है, जो कि चाइना के सिंजियांग प्रोविंस में एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करवा करके और चाइना के नाक में दम करके रखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर उइगर मुस्लिम्स हैं और उनको इन्फ्लुएंस करने का ये ग्रुप काम कर रहा है जिसका नाम है ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट। ओके, तो तालिबान से ये बातचीत की गई चाइना के द्वारा कि भाई आप जो है वो इस तरीके के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो भी हमारे खिलाफ में काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ में आप अपनी एंगेजमेंट मत रखना। तो तालिबान ने एश्योरेंस दी है कि हम ETIM के साथ में एंगेजमेंट नहीं रखेंगे। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट है कि ETIM टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर रिबेलियन ग्रुप रिसेंटली न्यूज़ में था, ये कहाँ से एसोसिएटेड है, तो सीधा आप लिख दोगे चाइना, ठीक है, चाइना के सिंजियांग प्रोविंस में उइगर मुस्लिम से एसोसिएटेड है, ठीक है। इसके अलावा जो एंटनी ब्लिंकन है, इन्होंने जो तिब्बतन डेलीगेशन है, तिब्बत के लोगों से भी बातचीत की है, रिलीजियस लीडर्स के साथ में भी। तो ये एक सिग्नल क्या हो गया, सीधा चाइना को एक सिग्नल दे दिया है कि भाई हम तो हमारे हिसाब से एंगेजमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं। अब बात यह है कि तिब्बत के लीडर्स के साथ में एंगेजमेंट USA के लीडर के द्वारा इंडिया में की जा रही है, तो चाइना डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा। अब देखते हैं वो होता है क्या, मतलब हर तरीके से चाइना को छेड़ने के तरीके, और चाइना भी अपनी तरफ से पूरे पत्ते खेलने के लिए तैयार है। और इधर मीडिएशन आपको पता ही है कौन कर रहा है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान हर तरीके से क्या है, अपने रेलेवेंस बनाए रखने में सक्सेसफुल हो भी रहा है। आगे देखते हैं। फिर इसी के चलते आप कंटिन्यू करें तो डेमोक्रेसी को लेकर के डिबेट हुआ। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, ह्यूमन राइट्स, इनका वायलेशन बहुत हो रहा है, बैक स्लाइड हो रहा है इंडिया में। तो हमारी तरफ से भी एस जयशंकर जी ने कहा कि बोले फ्रीडम, राइट्स, ये दोनों की अगर आप बात करते हो ना, तो इंडिया में जिस तरीके से ये चीज़ एप्लीकेबल है, एग्जैक्टली उसी तरीके से USA में भी डेमोक्रेसी वहाँ पर भी एप्लीकेबल है। और सारी डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड की जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं उन पर सब पे अप्लाई होता है, इंडिया पर ही नहीं। साथ में कश्मीर मुद्दे के ऊपर भी हमारी तरफ से स्टेटमेंट इनडायरेक्टली रिलीज़ किए गए कि बोले मॉरल ऑब्लिगेशन है हमारे ऊपर कि पास्ट में अगर कुछ गड़बड़ रह चुकी है तो उसको करेक्ट किया जाए, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। क्योंकि कश्मीर मुद्दे को लेकर के ह्यूमन राइट्स वायलेशन का मुद्दा बहुत बार उठाया जाता है USA के द्वारा, तो ये चीज़ भी बड़ी क्लियरली बोल दी गई। देखो एक चीज़ आपको बता दी जाए, हमने एक आर्टिकल बहुत पहले डिस्कस किया था एडिटोरियल पेज में, जिसमें ये बताया था कि वेस्टर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को अगर आप एज इट इज़ इंडिया में अप्लाई करोगे तो क्या ये बात ठीक है, जबकि इंडिया कुछ और वैल्यूज़ के ऊपर कंडक्ट होने वाली सोसाइटी है। हम एक बार आप अपने खुद के ऊपर देखो, हम क्या सोचते हैं, हमारे लिए क्या बातचीत होती है कि IAS अगर आप बन रहे हो या कोई भी सिविल सर्विसेज या कोई भी आप सपना देख रहे हो, तो उसमें आपको एक चीज़ बताई जाती है कि अपने माँ बाप से कनेक्टेड रहो। बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उनका यही कहना है, जो सक्सेसफुल हो चुके हैं इंडिविजुअल्स, उनका यही कहना है अपने माता पिता को छोड़ना नहीं है, अपने माता पिता को ही, वो ही तुम्हारी शक्ति है, वो ही तुम्हारी पावर है। तो जी हमारे यहाँ पर तो हम तो फैमिली की बात करते हैं। वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इंडिविजुअल और पर्टिकुलर USA की बात करें तो वहाँ पर ऐसे माता पिता पता ही नहीं है भाई कहाँ माँ बाप रह रहे हैं, बूढ़े हैं, क्या है, कौन सी बीमारी लग रही है, खुद ही खुद की भुगतो, ठीक है। और इधर मतलब आज आप देखो कौन सी उम्र में जाकर के बिल गेट्स का डाइवोर्स हुआ है। सोसाइटी देखो आप वेस्टर्न डेमोक्रेसी की, ठीक है। खैर गलत कुछ भी नहीं है, वो वहाँ की वैल्यूज़ है, पर क्या एग्जैक्टली वो की वो वैल्यूज़ आप अपने यहाँ पर अप्लाई करोगे, तो सवाल ही आ जाता है। तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन भी आप देखो तो क्या USA में जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है वो इंडिया के लिए एज इट इज़ एप्लीकेबल हो सकती है, ये अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है। तो कुछ एक्सपर्ट्स तो सवाल उठाते हैं कि भाई इस तरीके से डेमोक्रेसी, इसको थोड़ा ना बोलता है डेमोक्रेसी में तो लिबरलिज्म होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म होना चाहिए, एक इंडिविजुअल को पूरा एक स्कोप मिलना चाहिए कि जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सके। ठीक है ये बातें, पर आप इंडियन वैल्यूज़ को कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, है कि नहीं? क्योंकि USA एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर वो लोग रहते हैं ना, वो वहाँ के नेटिव है ही नहीं। वहाँ के नेटिव तो रेड इंडियंस हैं जिनको बेचारों को खुद को हिंटरलैंड में अंदर की तरफ, मतलब एक तरीके से खदेड़ते हुए अंदर तक ले गए। ये तो यूरोपियंस हैं जो सेटलमेंट कर चुके हैं वहाँ पर। जब वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ते हो तो 13 कॉलोनीज थी शुरू में, आज तो चलो 50 स्टेट्स हो गए USA में।
पहले 13 स्टेट्स थे, और वो 13 स्टेट्स में कौन थे? सारे के सारे यूरोपियन लोग भाग करके यहाँ पर आए थे। वो कुछ लोग तो ऐसे थे जो कि यूरोपियन सिस्टम से बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि कैथोलिक्स थे वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म कि धर्म के नाम के ऊपर धर्मांधता, बोलो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, छोड़ के यूएस से आ गए। बिजनेस करना था, बोला हमें रिलीजन का हमें कोई वो नहीं चाहिए माथा पच्ची, हमें छोड़ के जाना है, लिबरल रहना है, हमें लिबर्टी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, पहुंच गए वहां पे। कैदी लोग जिनको धर्म के नाम पर या कैसे भी करके राजे महाराजाओं ने, कहाँ के यूरोपियन राजे महाराजाओं ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किए, वो लोग भाग करके वहाँ सेटल हुए थे। तो वो लोग कैसी सोच के होंगे जी, आप एक बार सोचो। तो वो चीज़ है वहाँ की डेमोक्रेसी का, पीछे का जो बेस है वो अलग है। तो ब्लिंकन ने ये कहा कि इंडिया में डेमोक्रेटिक रिसेशन देखने को मिल रहा है। तो इंडिया ने भी अपनी तरफ से जवाब अच्छे से दिया कि भाई डेमोक्रेसी की जब बात आ रही है तो आप एक बार अपने खुद के देश में भी झांक के देखो। नंबर 2, जितनी डेमोक्रेसीज हैं वर्ल्ड में, सब में इक्वली अप्लाई होने वाली चीजें, अगर आप राइट्स की या डेमोक्रेटिक वैल्यूज की अगर बात करते हो तो ठीक है। तो ये चीज है। और तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव से भी बात की ब्लिंकन ने, तो चाइना की तरफ से स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स की एक्सपेक्टेशन है, टाइम बताएगा क्या होता है। तो ये कुछ मुद्दे थे जो हमें देखने थे। आगे चलते हैं। देखो, नॉन स्टेट एक्टर्स, एनजीओ, सिविल सोसाइटीज, रिलीजियस कम्युनिटी लीडर्स, इनका अगर यूज किया जाए तो आप सरकार की जो भी पॉलिसीज हैं उनको आसानी से और बहुत इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करा सकते हो, ठीक है। और इसी लाइन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिलीजियस और कम्युनिटी लीडर्स के साथ में एंगेजमेंट अपनी रखी, और उन्होंने कहा कि वैक्सीन हेजिटेंसी, अभी भी वैक्सीनेशन को लेने से जो लोग डर रहे हैं, उन लोगों को आप प्रमोट करो कि वैक्सीन से ना डरें। तो ये क्या हो गया कि आपने नॉन स्टेट एक्टर्स को अपने साथ में लिया, ठीक है। नॉन स्टेट एक्टर मतलब, स्टेट का मतलब देखो सरकार होती है, ये ध्यान रखना। केवल स्टेट कहीं पे लिखा हुआ है ना, तो सरकार में नहीं पार्टिसिपेट करने वाले लीडर्स को यहाँ पे रोल दिया गया है, जो कि एक वाकई में कह सकते हैं ना कि हाँ, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझने वाली बात है। इससे क्या होगा, कोविड सिचुएशन को टैकल किया जा सकेगा। सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के जो लीडर्स हैं उनके साथ में डिस्कशन करना सिचुएशन का, और उनको साथ में लेकर के चलना। जैसे सदगुरु बाबा, जो सदगुरु हैं जग्गी, तो उनसे अगर कोई उनके फॉलोअर्स को अगर वो वहाँ पर अपील करें कि हाँ जी आपको वैक्सीन लेना चाहिए, तो उनका इन्फ्लुएंस उनके फॉलोअर्स पे ज़रूर जाएगा। इसको बोला जा रहा है भारत जोड़ो आंदोलन, यूनाइट इंडिया मूवमेंट, जिसमें स्पिरिट क्या होगी, मेन जो स्लोगन होगा वो क्या, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस स्लोगन के ऊपर काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और इसके बाद में एक भारत श्रेष्ठ भारत तो हो गया, इसके बाद में एक भारत एक निष्ठ प्रयास, कि सब लोग मिलकर के इंक्लूसिव मैनर में एफर्ट्स लगाएंगे और इस पेंडेमिक को ख़त्म करेंगे। तो इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स का भी रोल आ गया। नॉन स्टेट एक्टर्स में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी आता है, ओके। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है छोटी सी, वो है देखो, आईटी रूल्स को लेकर के ट्विटर पहुंचा कहाँ पे, हाई कोर्ट में, और अपनी तरफ से रिक्वेस्ट डाली कि भैया आईटी रूल्स के चलते हमारे ऊपर जो भी बैन्स लगाए जा रहे हैं, जो भी हमारे अगेंस्ट में काम किए जा रहे हैं, आप उनको रोको। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आपका जो एफिडेविट है वो एनएफ नहीं है, और आपने आईटी रूल्स के लिए कंप्लायंस नहीं रखी, इसलिए आपके अगेंस्ट में ये केस या फिर आपके अगेंस्ट में ये कानून, ये जो कार्रवाई की जा रही है। तो ये कहा कि ट्विटर को कि भाई आप जो है वो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स और जो रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर्स हैं, इनके अपॉइंटमेंट से संबंधित बात बताओ ना, जो कि रूल्स में बोला गया है। जब दूसरी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ये काम कर सकती हैं, तो आप क्यों नहीं करते हो, ये बताओ, ठीक है। तो ये है पूरा मुद्दा। बाकी तो चीज़ें देखो हुई हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, मेन तो ये दो चीज़ें थी। अब लगे आज चलो ठीक है, आईटी रूल की बात आएगी तो आईटी रूल्स को अब आप एक बार रिवाइज करोगे, क्या थे प्रोविजंस, ओके। आगे चलते हैं। फिर इसी पेज पे क्लाइमेट चेंज की लाइन में एक और एग्जाम्पल जो कि बहुत ही दुखद है। हिमाचल प्रदेश में फ्लैश फ्लड के चलते 9 जनों की डेथ, 7 जने अभी भी मिस हैं, ठीक है। ये देखा गया है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, रिवर का नाम है पार्वती रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स, वहाँ पर ये हुआ है इंसिडेंट, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो ये इंसिडेंट फ्लैश फ्लड का था, और कौन सा नाला, तोजिंग नाला, लाहुल सब डिवीज़न में तोजिंग नाला, यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट देखने को मिला था, ठीक है। अचानक से बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुई उसके चलते, ठीक है। यही मेन दो चीज़ें थी। लाहुल स्पीति ये वाला रीजन हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, और सतलुज रिवर ये यहीं से तो एंटर होती है, लाहुल स्पीति वाले रीजन से ही इंडिया में, तिब्बत से होती हुई, राइट।
बाकी चीज़ें तो ये बताई जा रही है, उनका नाम क्या था, रोड कौन सी थी, ये देख सकते हो, टांडी रोड, टांडी उदयपुर रोड पे ये इंसिडेंट हुआ था, राइट। आगे चलता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, राफेल का इंडक्शन हुआ है सेकंड स्क्वाड्रन में। देखो फर्स्ट स्क्वाड्रन में तो पहले ही हो गया था, ठीक है, जिससे का नाम है 17 गोल्डन एरो, जो कि अंबाला, अब यहाँ पे पंजाब लिखा हुआ है, एक बार आप मुझे क्लियर करना, ये मुझे जहाँ तक ध्यान है हरियाणा में है अंबाला, राइट, पर एक बार कंफर्म कर देना कि अंबाला का जो एयर बेस है, अंबाला नाम से जो एयर बेस है वो पंजाब में है कि हरियाणा में है, ये थोड़ा सा आप क्लियर कर लेना, राइट। अब देखो मुद्दा क्या है, ये फर्स्ट स्क्वाड्रन तो अंबाला वाला हो ही गया था, जहाँ पर राफेल को इंडक्ट कर दिया गया था, डिप्लॉय कर दिया। अब जो दूसरा है जहाँ पर किया जा रहा है उसका नाम है हसीमारा एयरफोर्स स्टेशन, जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो दोनों आप नेम नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चीफ एयर मार्शल RKS भदौरिया वो वहाँ पर प्रेजेंट थे, और आप देखोगे ईस्टर्न एयर कमांडर एयर मार्शल अमित देव भी वहाँ पर प्रेजेंट थे। अब यहाँ पर ये तो क्या हो गया, अंबाला वाला तो ये तो हो गया वेस्टर्न, ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा ईस्टर्न। तो दो जगहों पर अभी राफेल को डिप्लॉय किया गया है। अब आपके लिए टास्क क्या है, आप करोगे गूगल राफेल फॉर UPSC, सबसे ऊपर ही ऊपर जो लिंक आया अच्छा सा, उस लिंक से आप अच्छे से नोट मेकिंग कर लेना, राफेल की टेक्नोलॉजी क्या है, कहाँ से इसको लाया गया है, क्या डील है, ठीक है, कुछ मुद्दों को नोट करके रख लेना छोटा सा एक कॉर्नर पे, ठीक है, रिवीजन के काम आएगा। और ऐसे क्वेश्चंस कई बार UPSC प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। देखो ये जो 101 स्क्वाड्रन है जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हसीमारा एयरफोर्स स्टेशन वेस्ट बंगाल में, इसको देखो स्टैब्लिश कर दिया था 1 मई 1949 को पालम में, ठीक है। यहाँ से आप देखो कि अलग अलग एयरक्राफ्ट्स और अलग अलग जो एयर डिफेंस सिस्टम है हमारे वो ऑपरेट करते हैं, जैसे कि हार्वर्ड, सिमिलरली स्पिटफायर, ऐसे ही वैम्पायर, ऐसे ही सुखोई 7 और MiG-21M एयरक्राफ्ट यहाँ से, और पास्ट में यहाँ से जो 101 स्क्वाड्रन है जिसमें अभी इंडक्शन हुआ है राफेल का, राइट, ये ईस्टर्न एयर कमांड का पार्ट है, और इनका इस स्क्वाड्रन का मतलब ग्रुप ऑफ, ये जो पूरा होता है जिसमें पूरा मिलिट्री डिफेंस सिस्टम पूरा आ जाता है एक साथ, ठीक है, उसको स्क्वाड्रन बोला जाता है, जिसमें एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर ये सारे इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो 101वीं स्क्वाड्रन ने 1965 का जो वॉर था ना भारत पाकिस्तान वाला, लाल बहादुर शास्त्री जी वाला वो, और 1971 का वार जिसमें हमने बांग्लादेश को लिबरेट करवाया था पाकिस्तान से इंदिरा गांधी जी के टाइम का, ठीक है, तो उन दोनों में पार्टिसिपेशन इसका रहा था, ओके। इंडियन एयरफोर्स कैपेबिलिटी और ज़्यादा एनहेंस हुई है इससे, जैसे ही हसीमारा के अंदर ये डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है राफेल का। तो राफेल के बारे में आप एक बार ज़रूर पढ़ोगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम आगे एक्सप्लेन पेज पे यहाँ पर है कि कैसे रेजोल्यूशन के लिए प्री पैक जो MSMEs के लिए लाया जा रहा है वो रेजोल्यूशन को स्पीड अप करेगा और इंसॉल्वेंसी केसेस को ख़त्म करने में हेल्प करेगा। तो बेसिकली इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC कोड ऑफ 2016, उसमें अमेंडमेंट लाया जा रहा है और लोकसभा में बिल को इंट्रोड्यूस भी किया जा चुका है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर यही चीज़ है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2021 लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें क्या प्रपोजल है, प्री पैक का। ये एक तरीके का मैकेनिज्म है जिससे कि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जा सके, और पर्टिकुलर फोकस किया जा रहा है इसमें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSMEs पे। ये जो बिल होगा ये रिप्लेस कर देगा एक ऑर्डिनेंस को जो कि 4 अप्रैल को लाया गया था इसी साल 2021 में, जिसका नाम है द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस ऑफ 2021। क्योंकि 4 अप्रैल के टाइम पे आपको पता है क्या चल रहा था, सेकेंड वेव थर्ड आ गया, ठीक है, सेकेंड वेव चल रही थी, ओके। और सेकेंड वेव के टाइम पे हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट का कोई सेशन था नहीं, वैसे तो बजट सेशन होता है इस टाइम पे, पर बजट सेशन जल्दी से ख़त्म किया गया था अब की बार, वजह कोविड की सेकेंड वेव। तो ऐसे में सेशन था नहीं पार्लियामेंट का, तो ला दिया क्या, आर्टिकल 123A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ऑर्डिनेंस डिक्लेयर कर दिया। अब ऑर्डिनेंस डिक्लेयर कर दिया तो ऑर्डिनेंस की लाइफ तो कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 6 महीने हो सकती है, और जैसे ही पार्लियामेंट का फर्स्ट सेशन आएगा ऑर्डिनेंस डिक्लेयर होने के बाद में, जैसे कि अभी चल रहा है मॉनसून सेशन, तो 7 हफ्तों के अंदर अंदर वो ऑर्डिनेंस को अगर आप एक्ट बनाना चाहते हो तो बिल इंट्रोड्यूस करो और पारित करवा लो, नहीं तो वो 7 हफ्तों के बाद में क्या हो जाएगा, लैप्स, ठीक है। तो ये है भाई ऑर्डिनेंस के बाद में बिल लाने का प्रोविजन। इसमें क्या होगा कि प्री पैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेसिंग शुरू की जा रही है इस बिल के तहत। अब यहाँ पे PIRP तो क्या हो गया, प्री पैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस,
और दूसरा प्रोसेस आईबीसी के तहत जो ऑलरेडी चलता है वो है CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो सबसे पहले एक को जानेंगे कि प्री पैक क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है कि कोई एमएसएमई है, उसने लोन लिया किसी बैंक से, ABC से या SBI से, मान लो लोन ले लिया। अब लोन चुकाने की व्यवस्था बैठ नहीं पा रही है। वजह कि एक तो इकोनॉमी रिसेशन में चल रही है, रिसेशन तो क्या बहुत लो चल रही है। दूसरा अभी कैश क्रंच भी बहुत ज़्यादा है, इनके पास में इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तीसरा इनके पास में इतनी एक्टिविटीज़ नहीं है और कोविड के चलते बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तो ये रिटर्न नहीं कर पा रहे, ना तो ब्याज ना प्रिंसिपल। क्या हो गया जी, ये डिस्ट्रेस में आई कि नहीं कंपनी। अब इस कंपनी के डिस्ट्रेस में आने के चलते हैं, एक तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा, और दूसरा जो प्रोमोटर्स हैं उनकी एक्टिविटी। इन्वेस्टर्स ने तो पैसा बहुत मुश्किलों से कमा करके लगाया ना, चलो ठीक है, फिर भी लगा दिया, काम कर लिया। अब यहाँ पर प्रोमोटर्स जो मेन चेहरे हैं इन कंपनीज़ के, उन लोगों ने क्या एक्टिविटीज़ की, ठीक है, तो उन एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखो और साथ में इन कंपनीज़ की बर्बादी का कारण भी जानो। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए क्या एक प्लान निकाला है कि अगर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में हम घुमा देते हैं ना इन कंपनीज़ को, तो उसके बाद में क्या होता है कि डिसरप्शन आता है अचानक से। डिसरप्शन का मतलब मैनेजमेंट चेंज हो गया, एक लंबा प्रोसेस है। और रही सही में आप देखो, अभी हमने डेटा देखा था कि किस तरीके से कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के तहत आईबीसी के अंडर में अभी तक कितने सारे केसेस ड्यू चल रहे हैं। और दूसरा जो क्रेडिट लेंडर्स हैं, ठीक है, जो उधार देने वाले बैंक है या NBFCs हैं, उन लोगों ने अगर 100 रुपया उधार दिया ना, तो वो क्लेम कर पा रहे हैं केवल 39 रुपीज़, तो घाटा उनको भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसके लिए एक प्लान बना दिया, बोला कि MSMEs के लिए क्यों ना हम एक स्मॉल प्लान, एक अलग से सेपरेट प्लान बना दें, जिसमें मैनेजमेंट तो चेंज करे नहीं और उसी मैनेजमेंट को बोल दिया जाए कि भाई आप एक प्लान लेकर के आओ जिससे कि आपको हम कंटिन्यू करने दें आपकी कंपनी के अंदर। और उस प्लान के अंदर ऐसा भी होना चाहिए कि आने वाले कितने टाइम के अंदर आप पैसा रिटर्न कर दोगे बैंकों को या फिर जिनसे भी आपने उधार लिया है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके का प्री पैक, ठीक है, कि डिस्ट्रेस्ड कंपनीज को एक एग्रीमेंट के लिए लाया जाएगा, जिसमें जो क्रेडिटर्स हैं, उधार देने वाले जो लोग हैं, उनके साथ में एग्जिस्टिंग ऑनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होगा। साथ में कुछ आउटसाइडर इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया हो उस कंपनी में, वो भी बैठ करके बातचीत करेंगे, प्लान बनाएंगे। और ये एग्जिस्टिंग ऑनर जो है वो अपनी तरफ से प्लान देंगे किसको, क्रेडिटर्स को, या फिर क्रेडिटर्स प्लान करेंगे और वो प्लान जाएगा किसके पास में, NCLT के पास में। और NCLT फिर देखेगा कि हाँ वाकई में अप्रूवल देना चाहिए कि नहीं। क्योंकि इसमें क्या हो जाता है कि प्री पैक का मतलब ये हो गया कि वहां पर आप लोन की रीस्ट्रक्चरिंग करोगे, जो उधार MSME ने बैंकों से ली है उसको एक नए सिरे से शुरू करोगे और नए जीरो से शुरू करोगे कि हाँ जी पहली EMI अगले महीने आपको देनी है। तो ऐसे में ये NCLT का अप्रूवल लेना यहाँ पे जरूरी हो जाता है। और ये जो प्री पैक का जो कॉन्सेप्ट है, ये कोई इंडिया में नया नहीं है, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन कंट्रीज, इन सभी में ऑलरेडी चल रहा है प्री पैक सिस्टम। और सबसे मेन बात क्या आ जाती है यहाँ पर कि जो प्रोमोटर्स है ना, उनका आप वहाँ पर रिमूवल नहीं करते हो। जबकि CIRP में क्या हो जाता है कि जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स होते हैं ना, ठीक है, IBC कोड के तहत जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स हैं वो मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लेते हैं क्रेडिटर्स के बिहाफ पे। जो उधार देने वाले लोग हैं उनके बिहाफ पे ये जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स हैं ये टेक ओवर कर लेते हैं मैनेजमेंट को, अगर CIRP में होता है तो। और PIRP में क्या हो जाएगा, वहां पर जो ऑलरेडी प्रोमोटर्स हैं उन्हीं को एक और मौका दिया जाएगा कि भाई चलो ठीक है, अभी परिस्थितियां सही नहीं है, आपको एक मौका दिया जाता है, लोन रिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, प्लान बना लेते हैं, और उसके बाद में मतलब रिस्ट्रक्चर प्लान बनू करके फिर बाद में किसके पास में प्रपोजल भेजा जाएगा, NCLT अगर अप्रूवल दे देता है तो ठीक है, कंटिन्यू कर लो, नहीं तो फिर बाद में CIRP की प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखोगे ये जो अप्रूवल दिया जाएगा ना PIRP के लिए, इसके अंदर देखो जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है जिन्होंने पैसा उधार दिया था उस MSME को, जो कि अभी अंडर स्ट्रेस है, उनमें से 66% क्रेडिटर्स अगर हाँ कर देंगे ना कि हाँ जी PIRP रेजोल्यूशन के अंदर इसको ले लो MSME को, तो ही काम होगा। 66 से अगर एक भी कम हो गया, मतलब 2/3 वोटर्स, ठीक है, उधार देने वाले लोगों में से 2/3 लोग जब ये कह देंगे ना कि हाँ जी हाँ आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ा जाएगा, नहीं फिर वो रेजोल्यूशन वहीं रुक जाएगा। फिर 2/3 के अप्रूवल के बाद में वो प्लान जो है वो कहाँ पे जाएगा, NCLT के पास में, और NCLT अप्रूवल दे देगा तो ओके, नहीं तो फिर आपको पता ही है CIRP से क्यों इन चीज़ों को बचाने की कोशिश की जा रही है वो देखते हैं। क्योंकि कल परसों की हमने रिपोर्ट देखी और
CIRP का क्रिटिसिज्म आ रहा है मार्च 2021 तक 79% केसेस, जितने भी केसेस आए उनमें 79% अराउंड 1723 केसेस ऐसे हैं जो भी चल रहे हैं, और उन्होंने 270 दिन का जो थ्रेशोल्ड दिया हुआ है ना IBC कोड के तहत कि 270 दिन के अंदर अंदर पूरा रेजोल्यूशन कर दिया जाएगा, पैसा जो है इन्वेस्टर्स का वो सिक्योर हो जाएगा, बर्बाद कंपनियों को आप रिजॉल्व कर लोगे, पर वो 270 दिन से भी ज़्यादा दिन लग रहे हैं, 330 दिन से भी ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो बोला एक तो डिले बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस डिले के पीछे वजह क्या रहती है कि जो अर्स्टवाइल प्रोमोटर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स थे ना, जब ये CIRP के तहत किसी कंपनी को लाया गया, उसके पहले जो प्रोमोटर्स थे, फेस जो थे, मेन जो इन्वेस्टर्स थे, जिनके हाथ में पूरा मैनेजमेंट था, उन लोगों के द्वारा लिटिगेशन लगा दी जाती है, केस लगा दिए जाता है। अब केस लगा दिए तो केस से क्या होता है, डिले पे डिले होता रहता है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम क्या कर देती है, और ज़्यादा डिले क्रिएट कर देती है। तो CIRP को अवॉइड करने के लिए कि भाई टाइम बहुत ख़राब होता है, इससे क्या होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तो ऐसे में प्री पैक जो है वो 120 दिन का प्लान बताया जा रहा है कि 120 दिन मैक्सिमम रहेंगे, जिनमें 90 दिन तो अवेलेबल होंगे स्टेक होल्डर्स के पास में। स्टेक होल्डर्स कौन से आगे, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, या फिर जो प्रोमोटर्स हैं वो बैठ के मिलकर के एक एग्रीमेंट तैयार कर लेंगे, हाँ जी ये प्लान हमारे लिए बेस्ट है। फिर बचे हुए 30 दिन का प्लान जो है वो किसके पास में जाएगा, जैसे ही एग्रीमेंट NCLT के पास जाएगा तो 30 दिन के लिए NCLT उसको स्क्रूटनाइज करेगा और फिर बाद में अप्रूवल दे सकता है। तो ऐसे में ये 120 दिन का प्रोसीडिंग्स का बात की जा रही है। दूसरा क्या फ़ायदा है, की डिफरेंस क्या है CIRP और PIRP में। एक तो ये कि CIRP में क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है वो क्या है, टेक ओवर कर लिया जाता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स के द्वारा, और वो ही फिर बाद में डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। जबकि PIRP में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है वो प्रोमोटर्स जो ऑलरेडी हैं उन्हीं के हाथ में रहेगा। मतलब जिन लोगों ने बैंकों से उधार लिया, जिन लोगों ने NBFC कंपनी से उधार लिया, वो लोग ही वहां पर बने रहेंगे, उनको नहीं हटाया जाएगा। जबकि CIRP में क्या हो जाता है, उनको हटा दिया जाता है और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स आके बैठते हैं। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मतलब एक्सपर्ट्स आकर के बैठ जाते हैं CIRP में। एक ये डिफरेंस आ गया। तो दो डिफरेंस आ गए, टाइम का एक तो, और दूसरा क्या हो जाएगा कि यहां पर मैनेजमेंट में चेंजेस नहीं आएंगे PIRP में। अब देखो बात ही आ जाती है कि रीजन क्या है प्री पैक को इंट्रोड्यूस करने की। तो देखो MSMEs हमारे यहाँ पर GDP में कितना, कल हमने देखा था एक्सपोर्ट में 45% के अलावा अराउंड कंट्रीब्यूशन है इंडिया से जो भी एक्सपोर्ट होता है, और इसके अलावा आप देखो GDP में कंट्रीब्यूशन अराउंड 25% है। तो इसलिए इनको सिक्योर करना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरा, अभी जो भी परेशानियां इनकी चल रही हैं तो उनको थोड़ा प्रोटेक्शन देना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसे में PIRP जो है वो इसीलिए लाया गया है। 66% अप्रूवल मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ आपको। इसके अलावा आप देख सकते हो चैलेंजेस क्या है। अच्छा, इसमें जो अप्रूवल होगा इसके पीछे एक स्विच चैलेंज कॉन्सेप्ट पे भी काम होगा कि प्री पैक मैकेनिज्म जो तैयार किया जा रहा है, जैसे मैंने बताया कि क्रेडिटर्स हैं, प्रोमोटर्स हैं, इन लोगों ने बैठ करके प्लान किया और 66% क्रेडिटर्स ने बोल दिया कि जी ठीक है, आप जो बोल रहे हो उस बात के लिए हम एग्री हैं, और बात पहुंच जाएगी NCLT के पास में। पर इसके पहले भी जो क्रेडिटर्स हैं वो एक और ऑप्शन एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। वो क्या कि स्विच चैलेंज, कि ये जो प्रोमोटर्स जो प्रोविजन या प्रपोजल ला करके दे रहे हैं, इस प्रपोजल के अगेंस्ट में एक और प्रपोजल या फिर कुछ दूसरे प्रपोजल और एक्सेप्ट किए जाएंगे दूसरे लोगों के द्वारा जो कि इंटरेस्टेड है इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। तो उन लोगों से प्रपोजल ले लिया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि फ़ायदा कौन सा दे रहा है, ये एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स वाला प्लान दे रहा है या फिर ये जो नए इन्वेस्टर्स लाने आ रहे हैं ये प्लान दे रहे हैं। तो इन दोनों में जो अच्छा होगा उसकी तरफ जाया जाएगा। पहली बात, अगर फ़ायदे का सौदा इधर बाहर वाले इन्वेस्टर्स के द्वारा हो रहा है तो यहाँ पर ये क्रेडिटर्स क्या बोलेंगे इन प्रोमोटर्स को, देखो जी बात ऐसी है, बाहर वाले हमारे पास में आपसे भी बढ़िया ग्राहक बैठे हैं, आप तो हो अपनी कंपनी के, पर हमें हमारा पैसा चाहिए, तो आप ये बताओ कि वो जितना फ़ायदा दे रहे हैं उतना आप दे सकते हो क्या। तो फिर प्रोमोटर्स जो हैं एग्जिस्टिंग वो क्या करेंगे, एक बार रिव्यू करेंगे, प्लान करेंगे, फिर वो देखेंगे कि हाँ जी हम कर सकते हैं कि नहीं। अगर ये बोल देंगे कि हाँ हम कर सकते हैं तो ठीक है जी, आपके साथ में हम कंटिन्यू कर लेंगे। NCLT के पास में प्रपोजल चला जाएगा, अप्रूवल मिलते हैं, प्री पैक अप्रूव्ड, रिस्ट्रक्चर होगी लोन की, ठीक है। अब लोन आप नए सिरे से चुकाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर ये प्रोमोटर्स बोल दे कि भाई बस की बात नहीं है, तो चलो ठीक है, आपका राइट खत्म, हम इनको हैंड ओवर करेंगे कंपनी को। ये है पूरा प्लान स्विच चैलेंज का। फिर एक्सपर्ट से पूछा गया कि भाई प्री पैक की आप बात कर रहे हो PIRP की,
इसमें कुछ चैलेंजेज है कि नहीं? जी बिल्कुल है। एक तो ये कि ये जो आपने 120 दिन का टाइम आपने बोला, क्या इतनी जल्दी काम हो पाएगा? एक तो मुश्किल ये है। दूसरी समस्या ये आ रही है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शंस होंगे, लेन देन की बात आप कर रहे हो, यहां पर देखो हेयर कट तो होगा। यहां पर हेयर कट का मतलब क्या हो गया कि क्रेडिटर्स ने अगर उधार 100 रुपए किसी कंपनी को दिए और वो अब जब पैसा निकालने की यहां से कोशिश करेंगे तो उनको 100 रुपए तो नहीं मिलेंगे, ये तो गारंटीड है, ये तो मान के चलो, क्योंकि डूब गई वो कंपनी। अब डूबी हुई कंपनी अगर 100 रुपए की थी तो उस कंपनी को अब कोई खरीदेगा तो 100 रुपए देगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। उसके 50 60 70 ऐसे कुछ रुपए मिल जाए वही बहुत है। तो वो वाली चीज है। तो क्रेडिटर्स को लॉस होगा कि नहीं यहाँ पे? अब आप एक चीज देखो कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स हैं, क्या वो कोऑपरेट करेंगे इस चीज को काम करवाने के लिए, अगर किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन करने की बात की जाए? क्योंकि वहां पर ये जो प्री पैक प्लान है इसका मिसयूज करने का डर भी तो है ना। जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है वो लोन ना चुकाना पड़े, परिस्थिति अच्छी है पर अपने आप को बस बोल दिया कि हम तो बैंकरप्ट हो गए, हम तो इंसॉल्वेंट है, चुका नहीं सकते पैसे, मिसयूज कर सकते हैं कि नहीं? तो बोलो उसके लिए आपको फॉरेंसिक रिपोर्ट निकलवानी पड़ेगी। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट का मतलब कि उन प्रोमोटर्स ने क्या एक्टिविटीज परफॉर्म की जिसकी वजह से वो कंपनी बर्बाद हुई, और वो जो रिपोर्ट है अगर वो नेगेटिव आ गई तो फिर पीआईआरपी में हर्डल्स आए कि नहीं? पीआईआरपी कब काम करेगा? जब एकदम क्लीन चिट मिलेगी कि भाई प्रोमोटर्स ने कोई गलती नहीं की, सिचुएशंस के चलते ही ये सारी परिस्थितियां बन गई जिसकी वजह से कंपनी आ गई स्ट्रेस में। ओके, तो ऐसे में क्या हो गया, अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो एक और हर्डल हो जाएगी। तीसरा, मिसयूज का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता ही चुका हूं। अच्छा, फिर बात आ जाती है कि पीआईआरपी के तहत अगर आप काम करते हो तो जो एनपीए का स्टेटस है उसमें भी आप देखो कि अब ऑटोमेटिकली अपग्रेड नहीं होगा, क्योंकि आपने एमएसएमईज को एनपीए में कन्वर्ट होने से पहले ही पीआईआरपी रेजोल्यूशन का प्रोविजन यूज करके उनको बचा लिया, क्योंकि ये क्या नए तरीके से अब लोन चुकाने के लिए हो जाएगा ना फाइनल। तो आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एनपीएज भी नहीं बढ़ेंगे। बोले एक ये भी ठीक रहेगा। तीसरी बात आपको मैं इस मिसयूज की बता ही चुका हूं, ठीक है। और यहां पर आप देखो आईबीसी के तहत जो अभी यहां पर आरबीआई का मुद्दा भी आ गया और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की हम बात ही कर रहे हैं। बोलो दोनों में एक कन्वर्जेंस लाने की जरूरत है। कन्वर्जेंस लाना मतलब दोनों साथ में आकर के काम करें। तो ऐसे में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया और आरबीआई दोनों साथ मिलकर के मिडिल ग्राउंड लेकर के आए, तब जाकर के ये चैलेंजेस खत्म होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो डेक्टर इन पोजीशन मॉडल की अगर बात करें, जो उधार लेने वाले लोग हैं जो ऑलरेडी पकड़े हुए हैं उस वहां पर कमांड को, वो लोग क्या इतना आसानी से आउटसाइडर इन्वेस्टर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे? क्योंकि सीआईआरपी में तो क्या होता है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में तो मैनेजमेंट किसके हाथ में आ जाता है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स के हाथ में। तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से तो कोई भी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है वो ट्रांसपेरेंट मैनर में अवेल करा देंगे। पर यहां पर तो आप मैनेजमेंट को चेंज ही नहीं कर रहे। क्या एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट क्या एकदम क्लियर इंफॉर्मेशन देगा? कोई भी बाहर से अगर प्लान बनाने की कोशिश करेगा, स्विस मॉडल की आप बात कर रहे हो, तो बोले ये भी एक गफला है, तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, देखो बात ऐसी है, एमएसएमईज के लिए प्रीपैक को जल्दी से लाने की ज़रूरत है, पर ये जो कंसर्न्स हैं इनको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है, इनको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, एक तो एनपीएज नहीं बढ़ेंगे और एमएसएमई सेक्टर जो सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट करता है इंडिया में, उसको प्रोटेक्शन मिलनी ज़रूरी है। ओके, आगे चलते हैं। अब हम आगे इकोनॉमी पेज पे देखो, डिस्ट्रेस्ड बैंक्स की अगर बात करें तो डिपॉजिट इंश्योरेंस जो है उसके लिए पे आउट करने की बात कर दी है 90 दिनों के अंदर अंदर। तो ये इसके अप्रूवल मिल गई है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। देखो होता क्या है कि एक बैंक है बहुत सारे हमारे यहाँ इंडिया में, अलग अलग बैंकों के अंदर सबके अकाउंटर, सब लोग वहाँ पर अपने पैसों को सेविंग अकाउंट या अलग अलग अकाउंट्स में स्टोर करके रखते हैं। अब होता क्या है कि बैंक भी उस पैसे को किसी ना किसी को उधार दे देते हैं, लोन दे देते हैं। तो उस लोन से जो इंटरेस्ट कमाता है बैंक, उसका कुछ हिस्सा तो अपने खुद के मैनेजमेंट, खुद के सिस्टम को मेंटेन करने में यूज करता है और बाकी जो डिपॉजिटर्स हैं उनको रिटर्न कर देता है, जिससे कि डिपॉजिटर्स को भी इंसेंटिव मिलता रहे कि हमारा पैसा जो है वो बढ़ रहा है। तो ये तो होगी नॉर्मल कंडीशन। अब पैसा तो लोगों ने बहुत सारा लगा दिया, बैंकों के अंदर डिपॉजिट कर दिया, पर बैंकों ने जो लोन दिया वो लोन रिटर्न आ ही नहीं रहा, या फिर बैंक का मैनेजमेंट कुछ घपले कर गया, इसकी वजह से बैंक हो गया बैंकरप्ट, बैंक रन हो गया, बैंक के पास में पैसे ही नहीं है कि डिपॉजिटर्स को वो रिटर्न कर सके। प्रॉब्लम हुई कि नहीं? तो ऐसी परिस्थितियों में जो डिपॉजिटर्स हैं उनके पैसों का इंश्योरेंस होना चाहिए कि नहीं? उस इंश्योरेंस के लिए आरबीआई की ही एक सब्सिडरी है
जिसको बोला जाता है DICGC, जिसकी फुल फॉर्म हो गई डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ठीक है, तो अब इस बिल में क्या अमेंडमेंट लाए गए हैं कि पहले तो क्या था कि 1 साल से भी ज़्यादा टाइम लग जाता था जो भी डिपॉजिटर्स उस फेल्ड बैंक से पैसा निकालने की कोशिश करते। ठीक है, अब क्या कर दिया कि अगर बैंक फेल होता है तो 90 दिन के अंदर अंदर उनको पैसा अवेल करा दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी चीज़, पहले क्या था कि 1 लाख रुपए तक का ही अमाउंट मैक्सिमम अवेल कराया जा सकता था। मान लो आपने 90 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल रखे हैं और किसी ने 500 रुपए बैंक अकाउंट में डाल रखे हैं और किसी ने 5,000 रुपए बैंक अकाउंट में डाल रखे हैं और वो बैंक हो गया बैंक रन, हो गया बर्बाद। अब इस केस में 90 लाख वाला जो पैसा निकालने की कोशिश करेगा ना इस इंश्योरेंस स्कीम के तहत, तो वो केवल 5 लाख रुपए निकाल सकता है। 5,000 वाले को तो 5,000 मिल जाएंगे, पर 90 लाख वाले को 5,000 रुपए ही मिलेंगे और इस 5 लाख रुपए ही मिलेंगे और 500 वाले को भी उसका मिल जाएगा। मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम लिमिट फिक्स रहती है यहां पर कि जितना रुपया आप स्टोर करवाते हो उतना रुपया आपको रिटर्न तो होगा अगर बैंक रन हो गया तो, पर अगर आपने 5 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करा रखे हैं तो भी केवल 5 लाख रुपए आपको मिलेंगे। अब ये लिमिट पहले 1 लाख थी, इसको बढ़ा करके अब 5 लाख करने की बात हो चुकी है पहले से ही। ठीक है, तो ये है पूरा मुद्दा। इसमें ये जो DICGC, ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ये RBI की ही सब्सिडियरी ब्रांच है, आप ये मान के चलो RBI की ही ब्रांच है। ठीक है, इसमें 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा, जो भी पैसा आप स्टोर करोगे वो मिल जाएगा। 90 दिन के अंदर अंदर 45 दिन के 2 स्लॉट्स में काम होगा। कैसे? फर्स्ट 45 दिन के अंदर तो बैंक जो है वो मॉरेटोरियम में जाएगा, RBI के मॉरेटोरियम प्रोग्राम्स के अंदर। फिर उसके बाद में DICGC जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके और जितने भी डिपॉजिट अकाउंट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और 45 दिन, आने वाले 45 दिन के अंदर अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट करने के बाद में डिपॉजिटर्स को पैसा देने की बात करी जाएगी। तो ऐसे 90 दिन मैक्सिमम लगेंगे। 45 दिन का तो क्या हो गया, मॉरेटोरियम वाला प्रोग्राम RBI के अंडर में, और बचे हुए 45 दिन के अंदर जो DICGC, ठीक है, ये अपनी तरफ से फिर पूरी प्रोसीडिंग्स में टाइम लगाएगा। तो कोई यूनियन बजट 2021-22 में ये चीज़ अनाउंस कर दी गई थी कि ये हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है कि डिपॉजिटर्स का पैसा बिल्कुल टाइम बाउंड मैनर में उनको मिले। ठीक है, तो ऐसे में पब्लिक हो या प्राइवेट बैंक हो, दोनों के लिए प्रोविज़न है, क्योंकि दोनों का जो मेन रेगुलेटर है वो कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ही जितने भी बैंक हैं उनकी अंदर डिपॉजिट जो भी होता है उसकी इंश्योरेंस की जाती है DICGC, जो कि एक सब्सिडियरी है, फुली ऑन्ड, मतलब पूरी 100% किसके शेयर्स हैं? RBI के हैं इसमें। ठीक है, और 5 लाख रुपए तक मैक्सिमम आप निकाल सकते हो वहाँ पे अगर बैंक बर्बाद हो जाता है। लेटेस्ट अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, यस बैंक की बात करो, लक्ष्मी विलास बैंक की बात करो, इन बैंकों में तो यस बैंक को तो क्या बचा लिया गया था गवर्नमेंट इंटरवेंशन में कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया, बचा लिया इसको। लक्ष्मी विलास बैंक की अगर बात करें तो सिंगापुर बेस्ड एक DBS बैंक है, उसकी ब्रांच है DBS बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने बचा लिया। एक है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, वो भी मॉरेटोरियम में सितंबर 2019 से चल रहा है, क्योंकि इस बैंक का जो मेन CEO था ना, उसने ये घपला कर दिया, अपने दोस्त को ही सारा लोन दे दिया। ठीक है, लगभग 80 या 90% के लगभग लोन तो केवल एक दोस्त को दे रखा था, मतलब अपने जानकारों को दे रखा था। तो ये भी हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के चलते। तो पहले तो क्या था कि 1 लाख रुपए तक ही निकलवा सकते थे, अब 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस क्लेम हो जाता है। ठीक है, और दूसरा, इनके अंदर मॉरेटोरियम में जब भी कोई बैंक चला जाता है ना, इसका मतलब क्या हो गया, अब RBI अपने हिसाब से उस बैंक को रेगुलेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो वो वाली चीज़ है। अब यहाँ पर जो 1 लाख रुपए लिखे हुए हैं वो क्या है कि जब से PMC बैंक, ये पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, RBI के मॉरेटोरियम प्रोविजन के अंडर में गया है, तब से डिपॉजिटर्स 1 लाख रुपए से ज़्यादा एक्सेस नहीं कर सकते। समझ गए? तो मॉरेटोरियम अलग है। ठीक है, मॉरेटोरियम का मतलब RBI की पूरी गाइडलाइंस के अंडर है, और जब बैंक रन ही हो गया फिर बाद में डिपॉजिट्स के ऊपर जो इंश्योरेंस क्लेम की जाएगी तब फिर 5 लाख रुपए तक निकलवा सकते हैं वो मैक्सिमम। ओके, ये प्रोविजन है, इसको बढ़ाया गया है। साथ में सॉरी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, इसमें भी अमेंडमेंट लाए गए हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब आप पार्टनरशिप में आ भी गए पर आपकी जिम्मेदारी कम हो, तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ जिनके चलते हैं जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई करनी शुरू कर दी जाती है सरकार के द्वारा या फिर कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट का उसके द्वारा। तो उन सारे प्रोविजंस में कुछ अमेंडमेंट लेकर के आना और डीक्रिमिनलाइज कर देना जो भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स हैं,
मतलब पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई, हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं है यहाँ पर, लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, डीक्रिमिनलाइज अगर आप कर दोगे कुछ प्रोविजंस को, तो इससे क्या हो जाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आएगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे इंडिया में। ठीक है, तो ये लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट, इसके अंदर भी अमेंडमेंट की बात की जा रही है। ठीक है, इसके अलावा आगे देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी जी ने ये कहा कि ये जो स्पेशल पर्पज़ एक्विजिशन कंपनीज होती है, इनके लिए रेगुलेशन के लिए हमें क्या कोई प्रोविज़न लाने की ज़रूरत है, इस पे एक कमेंट चल रहा है। तो बेसिकली इनको बोला जाता है ब्लैंक चेक। ठीक है, ब्लैंक चेक कंपनीज, ये क्या होता है, ये वो कंपनीज होती हैं जो मार्केट से, कैपिटल मार्केट मतलब शेयर मार्केट से पैसा उठाती हैं। ठीक है, वहाँ से पैसा उठा करके और फिर बाद में किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है। जैसे मान लो यहाँ पर हम रिलायंस की बात करें, ठीक है, रिलायंस के शेयर्स, रिलायंस कंपनी अपने आप में आगे बढ़ रही है लगातार, वो अपने शेयर में इन्वेस्ट करा रही है, लोग कर रहे हैं, पर एक कंपनी आती है XYZ, वो अपने आप को लॉन्च करती है कैपिटल मार्केट में और इन्वेस्टमेंट करा लेती है, और वो इन्वेस्टमेंट करा करके फिर बाद में मर्ज कर लेती है किसके साथ में, रिलायंस के साथ में, क्योंकि रिलायंस को तो पैसों की ज़रूरत है ना, और इस कंपनी के पास में पैसा है और वो कंपनी इधर जाके मर्ज कर लेगी। तो ये कंपनियां कौन सी हो गई, ब्लैंक चेक कंपनीज, इन्हीं को बोला जाता है स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनीज। तो बोला क्या इनको रेगुलेट करने के लिए, इनके एग्जामिनेशन के लिए हमें फ्रेमवर्क लाने की ज़रूरत है, ये पॉइंट है, समझ गए। तो स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनीज का आप प्रॉपरली कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। ठीक है, तो ऐसा आप देखो, ये पॉपुलर है, USA में बहुत पॉपुलर है। ठीक है, जहाँ पर प्राइवेट इक्विटी फंड से पैसा निकाल करके और फिर बाद में कंपनीज जो है टारगेट कंपनी में मर्ज हो जाती हैं। तो इसके लिए अब देखते हैं आगे क्या होता है, फिलहाल तो इतना ही है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो, फ्लिपकार्ट और अमेजोन ने सुप्रीम कोर्ट में एंटी ट्रस्ट प्रोब के खिलाफ में फाइल किया है कि हमारे खिलाफ में जो भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को अभी फेवर किया गया है कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा, कि जो कुछ भी अभी एक्टिविटीज़ इनके द्वारा की जा रही है अमेजोन और फ्लिपकार्ट के द्वारा, वो हमारे यहाँ पर जो रूल्स है उनका वायलेशन है, जिसमें कंपटीशन कमीशन एक्ट जो है, कंपटीशन एक्ट, उसका सेक्शन 3 क्लॉज 4 है, उसका ज़्यादा वायलेशन हो रहा है। तो ऐसे में ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट की, बोले ये गलत बात है, हम कुछ वायलेशन नहीं करते। ठीक है जी, मत करो, कोई बात नहीं, पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में रिवाइज आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया तो अब कर लो। ओके, फिर आप देखो RBI का जो CPS है, दैट इज सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सिस्टम, इसमें अब मोबाइल वॉलेट, अब आपने कभी, आप पेटीएम यूज़ करते होंगे, पेटीएम बैंक भी है, पेटीएम वॉलेट भी है, ऐसे ही फ़ोन पे वॉलेट भी है, फ़ोन पे बैंक से भी कनेक्ट करता है आपको, या फिर जो कार्ड नेटवर्क्स हैं जैसे वीज़ा, मास्टर, मेस्ट्रो, ये सारे वाइट लेबल ATMs, ऐसे ATM ऑपरेटर्स जो किसी बैंक से एसोसिएटेड नहीं है, किसी बैंक के अंडर में काम नहीं करते, बस ATM फैसिलिटी अवेल कराते हैं, बोले इन सबको अब CPS के साथ में कनेक्ट कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, एक तो लेन देन में टाइम कम होगा, एक बोला ट्रांसपेरेंसी अच्छी आएगी, एक इनके बाद में जो फाइनेंशियल फ्रेमवर्क्स है उसके लिए इनको भी IFSC कोड जो है वो दे दिए जाएंगे। तो इससे क्या होगा, लेन देन में बड़ी आसानी होगी। तो पॉइंट क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया है कि नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम जो भी हैं, जिनकी बात हमने ऊपर की, बोलो उनको हम सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सिस्टम के साथ में कनेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा, फ़ायदे बहुत हो जाएंगे। ये देखो अप्रैल 2021 से शुरू कर दिया गया था, इसमें आप देखो एक सेपरेट IFSC कोड अवेल करा दिया जाएगा इन नॉन बैंक एंटिटीज़ को, चाहे वॉलेट हो चाहे कोई भी हो, और साथ में कनेक्ट कर दिया जाएगा इसको जो RBI का कोर बैंकिंग सिस्टम है, जिसको बोलते हैं ई-कुबेर। तो ऐसे में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग करना और उनके ऊपर ट्रांसपेरेंसी, या फिर आप कह सकते हो कि उनकी जो एक कह सकते हैं एफिशिएंटली ट्रांजैक्शन हो सकें, उसके लिए ये काम किया जाएगा। साथ में मेंबरशिप की बात करें तो इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क जो कि यूज़ करता है स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, उनके बीच में भी कम्युनिकेशन प्रॉपर हो पाएगा इस CPS के थ्रू। मतलब ओवरऑल एक इंटीग्रेशन लाने की बात की जा रही है। फिर इसके अलावा आपको पता है RTGS हो चाहे नेफ्ट हो, तो इनके थ्रू भी ट्रांजैक्शंस इजीली हो पाएंगे इन ATM, वाइट लेबल ATM कार्ड नेटवर्क या फिर वॉलेट सिस्टम्स के साथ में। तो ये प्रोविज़न है थोड़ा सा, RBI जो इंटीग्रेशन लाना चाह रहा है उसके लिए ये काम है। ठीक है, तो देखो मेन जो चीज़ें थी वो देखी, अब वर्ल्ड पेज पे चलते हैं। वर्ल्ड पेज पे चाइना तालिबान की बात जो थी वो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ETIM, ठीक है, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को रोकने की कोशिश की जा रही है, तालिबान ने एश्योरेंस भी दी है। ठीक है, इधर आप देखो यहाँ पर
चाइना की वो बस पे अटैक हुआ था ना, 9 इंजीनियर्स की डेथ हुई थी, तो 2 जनों को पकड़ लिया, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। सऊदी अरब ने 3 साल का ट्रैवल बैन कर दिया उन सभी पे जो सऊदी अरब की जो रेड लिस्ट है, जिसमें कोविड केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जिन कंट्रीज़ में, अगर उन कंट्रीज़ में विजिट करके आता है, इंक्लूडिंग इंडिया, अगर इंडिया में भी कोई विजिट करके जाता है ना सऊदी अरब से, तो उसको 3 साल का ट्रैवल बैन लगा दिया जाएगा। म्यांमार में मिलिट्री रूल चला है, मिलिट्री जुंटा रूल चल रहा है, और जुंटा अपनी तरफ से ग्लोबल कोऑपरेशन की डिमांड कर रहा है, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पर, डेथ बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है। इधर आप देखो रशिया और यूएस के बीच में न्यूक्लियर टॉक्स रिज्यूम होने के स्कोप दिखाई दे रहे हैं जिनेवा में, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन की अगर बात करें ना, तो वर्ल्ड के 90% न्यूक्लियर वेपन तो इन दोनों कंट्रीज़ के पास में, यूएस और रशिया के पास में, ठीक है। और बाकी तो आपको पता ही है, जो जैकपोआ है, ईरान और यूएसए सहित जो P5+1 कंट्रीज़ के बीच में एग्रीमेंट था, उसको लेकर भी अभी तक तो कुछ भी आउटकम रिजल्ट अच्छा मिल नहीं रहा है। और अगर बात करें आगे हम स्पोर्ट्स पेज पे, तो स्पोर्ट्स पेज पे अभी तक कोई मेडल नहीं है हमारे लिए। हम एग्जैक्टली 43 रैंक पे शिफ्ट होते 43 रैंक पे पहुंच चुके हैं। सिर्फ एक मेडल मिला है, सिल्वर, मीराबाई चानू, वेट लिफ्टर। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं मिला अभी तक हमें। बाकी इंडिया की तरफ से अगर देखें तो बैडमिंटन प्लेयर नंदू नाटेकर, जिन्होंने बैक हैंड पास का कॉन्सेप्ट दिया, खेलने का तरीका जो था ना बैडमिंटन के अंदर, उनकी डेथ हो गई, ये चीज़ बताई जा रही है। बाकी तो वही है। हाँ, पूजा, यहाँ से देखो आप, बॉक्सर पूजा यहाँ पर आपके सामने है, पूजा रानी। ये देखो अभी इनका स्कोप बन गया है कि मेडल तो जीत ही जाएंगी। अब आगे अगर कंटिन्यू जीतती जाती है गोल्ड मेडल, नहीं तो ब्रॉन्ज या सिल्वर, जो भी है, तीनों में से एक तो मिलेगा इनको, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो कि ये जो भिवानी से है, हो गया, इतना ही था मेन। तो पीवी सिंधु ये भी प्रोग्रेस कर रही हैं, कंटिन्यू आगे बढ़ रही हैं, ठीक है, बैडमिंटन प्लेयर। देखते हैं आगे क्या होता है। हॉकी में विमेंस टीम बहुत बुरे तरीके से हार चुकी है, लगातार 3 डिफीट। अब 2 मैचेस इनके हाथ में है, दोनों मैचेस इनको जीतना जरूरी है, और गोल डिफरेंस भी इनको अच्छा खासा रखना पड़ेगा, तब ओलंपिक की जो स्ट्रीक है वो कंटिन्यू रहेगी, नहीं तो आपको पता ही है, आउट। ओके, डिस्कशन में इतना ही था, थैंक यू।